हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार फ्री एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ लिया था। लेंस के बाद फिर हमने दर्पण जो होता है मिरर, उसके बारे में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लिए थे। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दर्पण से ही संबंधित है, दर्पण के उपयोग। तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि किस दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। हमें रटना नहीं है कि हम रटने के लिए आपसे नहीं बोलेंगे कि आप रट लो, क्योंकि रटने में कंफ्यूजन होता है। आपको मालूम है कि हर किसी स्टूडेंट के एग्जाम में 3-4 प्रश्न ऐसे छूटते हैं जो उसे पता था, पहले से समझा हुआ था या पहले से किसी न किसी बुक में उसने पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी गलत हो जाता है कंफ्यूजन की वजह से। और कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि हम रट लेते हैं फैक्ट को, समझते नहीं है। अगर आपने समझ लिया किसी भी फैक्ट को तो आप कभी नहीं भूल सकते, चाहे उसको 6 महीने बाद देखो या फिर 1 साल बाद, आपको समझ में आ जाएगा कि लॉजिक ये है। ठीक है ना। तो आपको सिर्फ 4 बातें सीखनी है, इसके बाद आप तुरंत बता दोगे कि किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, है ना। हम टेबल लैंप में किसका करेंगे, स्ट्रीट लैंप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को हर बार मिलता है और हर बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो सकते, इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक बस देखते रहिए। तो चलिए चलते हैं। इन जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखने से पहले हम लॉजिक समझ लेते हैं, है ना। लॉजिक में क्या है कि हम दर्पण के उपयोग पढ़ रहे हैं, तो दर्पण के बारे में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिस कारण उनका उपयोग एक पर्टिकुलर जगह होता है। तो वो क्या होती है, देखो यहाँ पर। एक तो आपको बात करेंगे हम समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण में आपको सिर्फ इतनी लॉजिक याद रखना है कि समतल दर्पण एकमात्र ऐसा दर्पण होता है कि जो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जबकि उत्तल अवतल में या तो वो प्रतिबिंब बड़ा बना देते हैं वस्तु से, या प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना देते हैं। समतल में कैसा होता है, बराबर होता है, जो मैं समझा चुका हूं आपको पिछले वीडियो में। तो समतल दर्पण को छोड़ना है यहाँ पर, बस इतना याद रखना है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। अब आपको याद रखना है उत्तल दर्पण और अवतल में क्या प्रॉपर्टीज होती है। एक है उत्तल दर्पण और एक है अवतल। अवतल को बोलते हैं कॉनकेव, इंग्लिश मीडियम वाले, और उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब देखो यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक्चुअली होता क्या है, जो उत्तल दर्पण होता है इसका काम क्या है, उत्तल का और अवतल का। अवतल दर्पण जो होता है वो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है। ये क्या करता है, एक बिंदु पर मिला देता है। जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी अनंत से, उनको मिला के एक बिंदु पर कर देता है। जैसे कि मैं इसका डायग्राम मैंने आपको बताया था, फिर से बताता हूँ कि मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है, ठीक है। तो प्रकाश की जितनी किरणें आएंगी इससे टकराएंगी, ठीक है। इससे टकराने के बाद परावर्तित होती हैं, क्योंकि जो दर्पण होता है वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखना। तो रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर किसी न किसी बिंदु पर मिलेंगी, ये है ना। मतलब ये रिफ्लेक्ट होगी किसी न किसी बिंदु पर मिल जाती हैं। तो ये अवतल दर्पण अभिसारित करता है, इसलिए अपसारित, इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण को बोलते हैं अभिसारी दर्पण, जबकि उत्तल दर्पण को बोलते हैं अपसारी दर्पण। इनके नाम मैंने बताए थे। और ये क्या करता है, ये फैलाता है। ये ऐसा करेगा, जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी उनको क्या करेगा, दूर फैला देता है, एक दूसरे से फैलाने का कार्य करता है। प्रकाश किरणों को लेगा और डाइवर्ट कर देगा। ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है, सिकोड़ता है, ये फैलाता है। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रख लिया तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। आप वैसे ही बता दो कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, उत्तल दर्पण फैलाता है, जबकि अवतल दर्पण क्या करता है, सिकोड़ता है, एक बिंदु पर मिला देता है सभी प्रकाश की किरणों को। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि उत्तल दर्पण जो होता है उसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है वस्तु से। प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा। और इसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है अवतल में, नाम भी बड़ा है उत्तल से, तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और उत्तल में छोटा प्रतिबिंब बनता है। समतल में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखना है, छोटा शब्द छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, बड़ा शब्द तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, और समतल में वस्तु के समान प्रतिबिंब बनता है। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। तो दर्पण के उपयोग में सबसे पहले हमें पढ़ना है चेहरा देखने में, कि चेहरा देखने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो जो हम नॉर्मल चेहरा देखते हैं जिस दर्पण में, तो उसमें जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो वहां आपको याद रखना है कि चेहरा देखने में समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका, समतल दर्पण। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलोगे कि चेहरा देखने में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
जबकि सेविंग दर्पण में चेहरे को बड़ा देखने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जब हमें चेहरे को बड़ा देखना है ना, कि जिससे कि सेविंग दर्पण जो लगे रहते हैं सैलून में, तो वहां पर होता क्या है कि वो दर्पण में चेहरा बड़ा दिखता है, तो वहां पर होता है, मैंने बोला अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब दिखता है और हमें प्रतिबिंब बड़े देखने की आवश्यकता है, तो वहां पर कौन सा होगा? तो आप बोलोगे इसमें होगा अवतल दर्पण का प्रयोग। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग। तो याद रखना ये दोनों ही एक ही कैटेगरी के प्रश्न हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन गलत हो जाता है। चेहरा देखने में सामान्य रूप से समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, लेकिन सेविंग दर्पण के रूप में चेहरे को बड़ा देखने के लिए, जब भी चेहरे को बड़ा देखने के लिए या किसी भी प्रतिबिंब को बड़ा देखना हो, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखने की जरूरत हो, तो वहां हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, याद रखना। अब यहां पर इन दोनों को देखो। अब बड़े बड़े शोरूम में अधिक क्षेत्र की वस्तु को देखने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अब आपने इस बात को नोटिस किया होगा शायद कि जैसे बड़े बड़े शोरूम हैं उनमें अधिक क्षेत्र की वस्तु को देखना है, जब क्षेत्र ज्यादा देखेंगे, जितना बड़ा क्षेत्र की फोटो देखेंगे उसमें वस्तुओं का आकार उतना ही छोटा आ जाता है। आप खुद सोचो कि आप अपने मोबाइल में अपनी खुद की सेल्फी ले रहे हो, तो अगर अपनी फोटो लोगे तो आपका आकार जो है बड़ा दिखेगा, लेकिन आप 10 से 12 दोस्त इकट्ठे हो गए साथ में सब लोग और सेल्फी ले रहे हो, तो जितना ज्यादा एरिया की फोटो लोगे आप, है ना, ज्यादा लोगों की फोटो ले रहे हो, तो आपका आकार जो है छोटा होता जाएगा। आपने खुद की सेल्फी ली थी, तो कहने का मतलब है अगर क्षेत्र ज्यादा होगा, क्षेत्र अधिक होगा, तो उस क्षेत्र में जो वस्तुएं होंगी उनकी साइज छोटी रहेगी, ठीक है। और अगर तो आपको क्या याद रखना है, जब भी ऐसा हो कि बड़े बड़े शोरूम में अधिक क्षेत्र की वस्तु को देखने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, है ना, और वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? जो वाहन के साइड में एक मिरर लगा रहता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, तो इनमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो याद रखना इसमें वस्तु का दोनों के दोनों केस में वस्तु का साइज छोटा दिखता है, और साइज छोटा दिखते हैं हम किस में? उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इन दोनों ही जो प्रश्न हैं, बड़े शोरूम में अधिक क्षेत्र की वस्तु को देखने में और वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आप बोलोगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, या हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो इन दोनों के आंसर है कॉन्वेक्स मिरर, याद रखना। सेविंग दर्पण का अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर, और चेहरा देखने में समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर टेबल वाला, कि टेबल लैंपों में और स्ट्रीट लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि टेबल लैंप जो होती है या स्ट्रीट लैंप होती है। स्ट्रीट लैंप आपको मालूम है? स्ट्रीट लैंप का मतलब है जैसे बाजारों, गलियों या सड़कों पर जो लगी हुई लैंपें होती हैं, आपने देखा होगा रोड है, रोड पर ऊपर जो लैंपें लगी रहती है ना, जिस पर रोड पर रोशनी होती है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीट लैंप। स्ट्रीट का मतलब गली से है, ठीक है। स्ट्रीट लैंप का मतलब है बाजारों, गलियों और सड़क पर लगी हुई लैंपों में कौन सा दर्पण यूज करते हैं। अब आप मुझे बताओ, जो बाजारों में या गलियों में या सड़क पर जो लैंपें लगी रहती हैं, जिनको हम स्ट्रीट लैंप कहते हैं, तो उनमें क्या करना है हमें? उनमें हमें रोशनी को फैलाना है कि रोशनी को बिल्कुल इकट्ठी, जैसे यहाँ पर लगी एक रोड पर एक बल्ब लगा हुआ है, तो हम क्या चाहेंगे कि उसकी पूरी रोशनी जस्ट नीचे आए, हम तो चाहेंगे पूरे रोड पर फैले, है ना। तो रोशनी को हम फैलाने की हमें जरूरत है वहां पर, तो वहां पर कौन सा दर्पण लगाया जाएगा? तो आप बोलोगे वहां पर ऐसा दर्पण लगाया जाएगा जो पूरी रोशनी को फैलाए। अब फैलाने का काम कौन करता है? तो फैलाने का काम करता है ये वाला उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण फैलाता है, जबकि अवतल दर्पण क्या करता है? सिकोड़ता है। तो आप बोलोगे जहां फैलाने की जरूरत होगी वहां पर लगेगा उत्तल, और जहां पर रोशनी को एक बिंदु पर मिलाने की जरूरत होगी वहां पर होगा अवतल। तो देखो यहाँ पर टेबल लैंप में तो अवतल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो टेबल लैंप होती है हम घरों में पढ़ते हैं टेबल पर, है ना, एक लैंप रख के, तो उसमें होता क्या है कि जैसे हम बल्ब को बंद कर देते हैं रूम के, है ना, तो टेबल लैंप का प्रयोग करते हैं, जिससे कि पूरे रूम में रोशनी नहीं होती, केवल टेबल पे जहां हमारी बुक्स रख के रहती हैं, जिसको हम पढ़ रहे होते हैं, पूरा फोकस उसी पे जाता है, पूरे रूम में रोशनी नहीं करता। तो कहने का मतलब है टेबल लैंप का काम है कि पूरे प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर फोकस करना, एक बिंदु पर मिलाना, और मिलाने का काम करता है अवतल दर्पण। तो टेबल लैंप का जो काम है आप बस दिमाग में बिठाओ कि इसका काम क्या है? पूरी प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर फोकस करना है, मिलाना, तो वहां पर होगा किसका प्रयोग? अवतल दर्पण का या फिर कॉनकेव मिरर का। जबकि स्ट्रीट लैंपों का काम है फैलाना, और फैलाने का काम करता है उत्तल दर्पण, तो हम बोलेंगे कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हाँ, एक बात और आपको बतानी थी कि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर बायोलॉजी पढ़ाइए, है ना।
तो जैसे कि पादप जगत आप लोग बोल रहे थे, तो देखो मेरी एक चैनल और है जिसका नाम है तिवारी सर ब्लॉग, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो तिवारी सर ब्लॉग, उस पर मैं पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे बाद में पढ़ाऊंगा कभी। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो अभी तो सर्च कर सकते हो तिवारी सर ब्लॉग नाम से, आपको चैनल दिख जाएगी। तो वहाँ पर बायोलॉजी के जो वीडियो पड़े हैं आप उनको देख सकते हो, बहुत अच्छे से हैं, उसमें प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सब बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर तब तक मैं आपकी फिजिक्स कंप्लीट करा रहा हूँ अच्छे से, आप बायोलॉजी वहाँ से कर सकते हो। तो टेबल लैंपों में ए हो गया, स्ट्रीट लैंपों में ए भी हो गया कंप्लीट। अब हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पर इनमें से कि वाहनों की हेडलाइट में, हेडलाइट को बोलते हैं अग्रदीप, हेडलाइट का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, अग्रदीप। तो वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब आप बताइए, जो वाहन होते हैं, जितने भी वाहनों की जो हेडलाइट होती है आगे, उसका काम क्या है, उस हेडलाइट का काम होता है प्रकाश की किरणों को क्या फैलाना होता है। वाहनों की हेडलाइट जब आप वाहन चलाते हो तो आपको लगता है कि ऐसा कि जो हेडलाइट जब जलती है तो आसपास के जो सड़क के किनारे पेड़ वगैरह लगे उन पर भी रोशनी जाती है क्या, नहीं जाती होगी। वो रोशनी बिल्कुल फोकस होकर आगे सड़क पर जाती है, फैलती नहीं है। तो वहां पर फैलने नहीं है, मतलब हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्जिंग करते हैं। तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, जो कन्वर्ज करने का काम करता है, वो होता है अवतल दर्पण। तो आप बोलोगे अवतल दर्पण कन्वर्जिंग करता है और हेडलाइट में भी हमें कन्वर्जिंग वाला काम है। तो याद रखना, वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, हेडलाइट में अवतल दर्पण, जबकि साइड मिरर में उत्तल दर्पण। याद रखना, वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जबकि वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। इसका कारण भी मैंने बता दिया, इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है पिछले पूरे दृश्य का, इसलिए उत्तल दर्पण में। और इसमें हमें लाइट को फैलाना नहीं है, हमें सिकोड़ना है, कन्वर्ज करना है, कन्वर्जिंग चाहिए, तो उसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब सोलर कुकर, सोलर और सौर भट्टियां, जब भी ऐसा शब्द दिखे आपको कि सोलर कुकर, इसमें सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। जैसे सोलर कुकर है तो इसमें ऐसा कुकर जो सौर ऊर्जा से चलता है, सौर भट्टियां हैं तो ये भी सौर ऊर्जा से चलती है। तो कहने का मतलब सौर ऊर्जा की जरूरत है। अब ऊर्जा से हम जब किसी चीज को चलाने की कोशिश करते हैं, एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब है हम उसकी ऊर्जा को किसी एक बिंदु पर मिलाने की कोशिश करते हैं। जब पूरी सूर्य की ऊर्जा आएगी और एक बिंदु पर एकत्रित होगी तभी तो वो काम कर पाएगी, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आपको कुछ भी दिखे, सोलर कुकर, सूर्य से या सौर ऊर्जा से संबंधित कोई भी इंस्ट्रूमेंट दिखे, आप हमेशा बोलोगे अवतल दर्पण। इनमें किसका प्रयोग होगा, अवतल दर्पण, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा को एक बिंदु पर मिलाया जाता है। जब एक बिंदु पर मिलेगी तभी वो ऊर्जा का रूप अच्छे से धारण कर पाएगी, है ना। आपने देखा होगा, पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा दर्पण होता है जो माचिस की तीली को सूर्य की रोशनी में जला देता है। तो तीली को जलाने के लिए सूर्य की रोशनी जैसे ही उस पर गिरती है तो उसको कन्वर्ज कर देता है और एक पूरी की पूरी रोशनी को एक बिंदु पर डालता है, जिससे वो माचिस की तीली जल जाती है। तो कहने का मतलब ऐसा काम कौन कर सकता है कि पूरी रोशनी को एक बिंदु पे एकत्रित कर दे, तो वो कर सकता है अवतल दर्पण या कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर जो होता है, अवतल दर्पण होता है, वही कर सकता है कि पूरी रोशनी को एक बिंदु पर मिला दे। तो याद रखना, वो भी जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है, जो एक बिंदु पर मिला देता है और तीली को जला देता है। और सोलर कुकर और सौर ऊर्जा, इनमें भी कौन सा है, अवतल दर्पण। याद रखना, दोनों के दोनों में अवतल होता है, ए भी अवतल और ए भी अवतल। इसके बाद है टॉर्च एवं सर्चलाइट में या ENT डॉक्टर्स द्वारा, इन दोनों के दोनों भी केस में है अवतल दर्पण। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको समझो यहाँ पर टॉर्च एवं सर्चलाइट। अब टॉर्च आपने सब लोग यूज करते हो, अंधेरे में आपने टॉर्च जलाई होगी, सर्च लाइट जलाई होगी, जिससे हम किसी भी चीज को खोजते हैं अंधेरे में। तो जलाने के बाद क्या आपको लगता है कि जैसे आपने टॉर्च जलाई पूरे में रोशनी हो जाती है कमरे में, जैसे बल्ब जलता है लाइट आती है, वैसी रोशनी तो नहीं होती होगी, सिर्फ रोशनी होती है। तो उस टॉर्च के जस्ट सेम है कन्वर्जिंग, ऐसा डाइवर्जिंग नहीं होता कि पूरे रूम एकदम जगमगा जाए, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो टॉर्च होती है, सर्च लाइट होती है, उसमें भी कन्वर्जिंग दर्पण होता है, मतलब प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाने वाला होता है, ठीक है। तो उसमें कौन सा रहेगा, अवतल। तो इसमें भी अवतल रहता है टॉर्च एवं सर्चलाइट में। और ENT डॉक्टर्स का मतलब है ईयर, नोज और टीथ, जो आंख कान गले के जो डॉक्टर होते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको समझो कि मान लेते हैं आपके किसी दांत में प्रॉब्लम है ना, टीथ में, तो डॉक्टर जब प्रयोग करेंगे अपने इंस्ट्रूमेंट से, जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे उनके, अब मुंह आके आपके दांतों को देखेंगे। तो कहने का मतलब है उन्हें आपके पर्टिकुलर दांत को देखना है जिसमें प्रॉब्लम है, पूरे मुंह को तो देखेंगे नहीं। तो उसमें भी जो इंस्ट्रूमेंट में जो भी दर्पण होता है वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण ही होता है ना, जिससे कि उस पर्टिकुलर दांत को देख सकें वो। तो उनका जो प्रकाश की किरण है उनको फैलाने का काम नहीं है, उनको एकत्रित करके किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर देखने का काम होता है। तो ये डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट में, ये क्वेश्चन आता है और इसका आंसर आपको देना अवतल दर्पण।
तो देखो ENT डॉक्टर्स द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च एवं सर्चलाइट द्वारा, टॉर्च एवं सर्चलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो आप बोलोगे अवतल दर्पण का होता है। सौर भट्टियों या सोलर कुकर में, उसमें भी अवतल दर्पण का होता है। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, जहां पर मिलने वाली बात हो तो ज्यादातर अवतल दर्पण है। टेबल लैंप में भी मिलती है प्रकाश की किरणें तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, लेकिन स्ट्रीट लैंप में फैलती है प्रकाश की किरणें। जब फैलने वाली बात आ गई तो आप बोलोगे उत्तल दर्पण का प्रयोग आएगा। ठीक है, वाहनों के साइड मिरर में क्या होता है, पिछली का दृश्य छोटा दिखता है तो इसलिए वो उत्तल दर्पण का प्रयोग हो गया। बड़े बड़े शोरूम में भी जो है आकार छोटा हो जाता है तो भी उत्तल दर्पण का प्रयोग हो गया। सेविंग मिरर जो होता है या सेविंग में चेहरा, सेविंग दर्पण में चेहरे को बड़ा देखने के लिए भी तो अवतल दर्पण इसमें है। और समतल दर्पण चेहरे को सामान्य रूप से चेहरे को देखने के लिए हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट समझना है और आपको हर एक पॉइंट ऑटोमेटिक ही याद आ जाए कि जहां पर हमें प्रकाश किरणों को मिलाने की जरूरत है, कन्वर्जिंग करने की जरूरत होती है, वहां पर अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। जहां डाइवर्ज करने की जरूरत पड़ती है वहां पर उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर की प्रयोग करते हैं। तो बस ये 4 पॉइंट ही थे जो मैंने बताने थे। इन पॉइंटों से आप इस सारे के सारे एग्जाम्पल को किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना था बस, जहां प्रतिबिंब छोटा बन रहा है तो उत्तल दर्पण होगा, बड़ा बन रहा है तो अवतल दर्पण होगा। एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिल रही हैं तो अवतल होगा, जबकि फैल रही प्रकाश की किरणें तो उत्तल दर्पण होगा। इतने 4 कॉन्सेप्ट हैं, 2 इसके, इनसे ही संबंधित सारे एग्जाम्पल आते हैं। सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिए, इतने ही एग्जाम्पल बनते हैं इनसे जो एग्जाम में आ चुके हैं या आते रहते हैं। तो बस आपका ये टॉपिक इतना अच्छे से कंप्लीट हो गया। यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया और समझ लिया तो अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, आपको रटने की भी जरूरत नहीं होगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा।